उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप मुझे देख रहे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, 12th अकाउंट्स के मैराथन बैच में एक एक दिन करते करते हम आज आ गए हैं डे नंबर 21 में, और आज हम देखने वाले हैं सीरीज नंबर 4 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप जाओ तो सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा है ना, चैप्टर नंबर 4 तो अलग है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, सब कुछ कवर होने वाला है, बट एग्जाम के प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और डिसोल्यूशन टॉपिक भी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैसा होता है एडमिशन रिटायरमेंट डेन थोड़े से अपोजिट होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए मैंने वो बाजू में रखा है, और आज हम देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ऑफकोर्स 100% आने वाला है। इसको ऑप्शन में क्या है याद है बच्चों, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इट इज बेटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज डेफिनेटली बेटर कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से डिसोल्यूशन कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, 10 मार्क के लिए ही दोनों बेटा ऑफकोर्स ऑप्शन वाले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और डेथ ऑफ पार्टनर वगैरह हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जिसमें एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, वो उसके ऑप्शन में है टॉपिक। स्टूडेंट, आज हम डिसोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसॉल्व, नाम तो सुना होगा ना, डिसॉल्व मतलब डूब गया या फिर कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, दैट इज डिसॉल्व, ठीक है। आज फर्म डिसॉल्व होने वाली है, मतलब पार्टनरशिप फर्म खत्म होने वाली है, ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो देखने के पहले बच्चों आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। स्टूडेंट्स, आपके लाइफ में भी डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन आएगी, वेदर इट इज एग्जाम रिलेटेड सिचुएशन और एनी प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है कि टफ टाइम आ सकता है, ठीक है। मे बी 12th की बोर्ड एग्जाम भी आपको टफ टाइम लग सकती है कि सर ये मेरे लाइफ में टफ टाइम है कि 12th की बोर्ड एग्जाम देनी है, टाइम बहुत लिमिटेड है, इतने दिन आराम किया या फिर अब मैं बीमार हूँ, मैंने स्टडी नहीं किया है, एंड सो ऑन, मेनी प्रॉब्लम्स, टफ सिचुएशन है। बट याद रखो बच्चों, जब भी टफ सिचुएशन में होगे, ये सिचुएशन जैसे आई है वैसे जाने वाली है, बट यू हैव टू सर्वाइव, आपको सर्वाइव करना जरूरी है, ओके, यू हैव टू फेस दिस। किसी सिचुएशन से भागने से वो सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो भाग लो, मतलब भाग जाओ, वो तो पता है, और दूसरा भाग लो, दैट इज पार्टिसिपेट इन दिस, ओके। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, यू हैव टू सर्वाइव इन ऑल द टफ सिचुएशंस, ओके। तो टफ सिचुएशन इजी लगने लगेगी जब आप खुद को कैपेबल कर लोगे फेस करने के, ओके। बोर्ड एग्जाम टफ है, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमें कैपेबल बना रही है टफ सिचुएशन को फेस करने की, ओके। तो बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड ऑलवेज सर्वाइव इन टफ सिचुएशंस। तो आज हम देखने वाले बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जैसे आप देख रहे हो कंटेंट कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और इसी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, ओके। तो चलो इंट्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट। अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, पहले तो पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझ लो, ओके। देखो, ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, ओए होए होए, दोनों के हेयर कट थोड़े से अलग है, और अरे इसका तो एक आँख, हाँ है, ओके। सो ये 3 पार्टनर है, बिजनेस कर रहे थे लॉन्ग टाइम से। अगर इसमें से कोई भी एक पार्टनर गया, अलग अलग नाम से जा सकता है ना, इधर रिटायरमेंट नाम से कोई पार्टनर जा सकता है, डेथ नाम से जा सकता है, तो इसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप है, इसमें कोई प्लस या कोई तो भी माइनस हो रहा है, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं डिसोल्यूशन, मतलब यहां पे पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाली है, ओके। यहां पे सिर्फ पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, ऐसा नहीं कि एक पार्टनर 2 पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं,
पूरा पार्टनरशिप फर्म मतलब पूरा बिजनेस क्लोज होने वाला है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम्स कोई भी बिजनेस हो, क्लोज होने का रीजन क्या होता है? लॉसेस, राइट ना। अगर 1 साल 2 साल 3 साल सपोज कंटिन्यूसली अगर लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, तो कभी ना कभी सिचुएशन आती है कि वी हैव टू क्लोज द बिजनेस, राइट। चलो हम पहले सोचते हैं कि अकेले का बिजनेस था, ठीक है, ये दोनों को भूल जाओ, ये अकेले का बिजनेस है। अब बिजनेस है, बहुत साल से लॉसेस है, इसलिए भाई ने बिजनेस सेल कर दिया। बिजनेस सेल कर दिया मतलब क्या? देखो अभी बिजनेस क्लोज कर दिया बोले तो शटर लगा लिया, ठीक है। शटर लगाने से बिजनेस तो बंद वैसे तो नहीं होता, क्योंकि जिनको पैसे देने हैं क्या वो हमें छोड़ेंगे? हम बोलेंगे यार नहीं यार बहुत लॉस हो गया, मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, किधर पैसे मांग रहे हो? बोलेंगे भाई पैसे निकाल, तू किधर से मिला, मुझे पैसे चाहिए, राइट। तो सिंपली इन दिस सिचुएशन वी हैव टू पे टू आउटसाइडर्स। जो भी लायबिलिटीज है, जो भी लोगों को पैसे देना है वो तो फिक्स है, तो उनको पैसे देंगे कहाँ से? उसके लिए मुझे बेचने पड़ेंगे मेरी प्रॉपर्टीज। तो देखो इसमें से 2 चीजें हमें समझ गई। बिजनेस बंद करना मतलब सबसे पहले तो एसेट्स जो भी है वो सेल कर दो, ठीक है, जितने भी एसेट्स से सेल कर दो, और एसेट्स बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे लायबिलिटीज पे कर दो, ओके। ये डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस की फर्स्ट प्रोसेस। सर ये तो ठीक है, एसेट्स बेचते टाइम है ना, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। कोई भी एसेट बेचो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासेस बंद कर रहा हूं, नहीं मतलब ऐसे एग्जांपल देना भी गलत है भाई, क्लासेस बंद नहीं होने चाहिए अपने, तो बढ़ते ही रहने चाहिए। क्लास का नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते भाई। सपोज मेरा कपड़े का दुकान है और मैं बेच रहा हूँ, शायद पहले कपड़े बेचे गए तो भी ठीक, शायद फर्नीचर पहले सेल हुआ, नो प्रॉब्लम, कोई शॉप के लिए कस्टमर मिल गया, नो इश्यूज। अरे एट द एंड पूरा बिजनेस बेचना है, पूरा बिजनेस क्लोज कर दिया है, तो जो भी कस्टमर मिलेगा, जो भी सीक्वेंस से हम सेल करते रहेंगे। लेकिन पैसे आने के बाद जब पैसे देने की बारी आएंगी, जब आउटसाइडर को पैसे देने हैं, लोन वगैरह पे करना है, तब मुझे सोचना पड़ेगा किसको पैसे दे और किसको पैसे ना दे। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो किसको नहीं दे? सबको देते हैं ना सर पैसे। बच्चों नॉर्मली अगर हमारे पास इतने पैसे होते कि सबको दे सकते, तो बिजनेस क्यों बंद कर देना? रीजन क्या होगा कि हम पे ज्यादा कर्जा हो गया और मेरे पास एसेट्स कम है, ये नॉर्मली रीजन होगा बिजनेस बंद करने का। तो अब सोचना पड़ेगा लायबिलिटीज में किस किस को पे करें। सीक्वेंस कैसी होती है बच्चों? सीक्वेंस में हमेशा याद रखना, सबसे पहले उसमें आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बच्चों आपको डिसोल्यूशन का टॉपिक अगर आप बीकॉम वगैरह करते हो तो सेकंड ईयर में टॉपिक है डिसोल्यूशन, आपको तब भी मेरी याद आएगी और तभी ये सीक्वेंस याद आएगी। ये सीक्वेंस अगर याद रही तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे हायर लेवल में भी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस सबसे पहले पे करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स को पैसा देना। आप बताओ बच्चों कि अगर मुझे बैंक का लोन भी देना है और मेरे भाई को भी पैसे देने हैं, तो किसको पहले दूं? ऑब्वियस है ना सर, पहले बैंक वाले को देने पड़ेंगे। अरे भाई तो घर वाला है, समझ लेगा, पैसे कम भी दिए तो समझ लेगा, संभाल लेगा, बैंक थोड़ी संभालेगी, पहले तो बैंक को देना पड़ेगा। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, वही बैंक, यही बिजनेस वाले लाइफ में होता है और वही अकाउंट में भी होता है। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस हो सकते हैं, तो ये अलग अलग नाम होंगे। तो कंक्लूजन है कि ये हमें पहले बाहर वालों के पैसे देने हैं, ठीक है। सपोज बाहर वालों को सबको पैसे दे दिए, फिर भी पैसे बचे हमारे पास, एसेट बेच के पैसे बचे हुए हैं, तो हम पेड करेंगे पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स है उनका अगर लोन रहा, सर पार्टनर का लोन, अरे बच्चों होता है ना बिजनेस में, कभी कभी पार्टनर भी लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पहले उसको पार्टनर का जो लोन वाला अमाउंट है वो पे करो, और ये पे करने के बाद भी पैसे बच गए तो लास्ट नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल का, फिर पार्टनर्स के कैपिटल को पे करो, ओके। तो लायबिलिटी हम पे करेंगे पहले बाहर वालों को, देन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, फिर मतलब थर्ड पार्टी दैट इज आउटसाइडर्स, पार्टनर्स का लोन और फिर पार्टनर का कैपिटल। एक्चुअली डिसोल्यूशन के टाइप्स अगर देखें, डिसोल्यूशन ये पूरा टॉपिक है, इसमें सिंपल डिसोल्यूशन है। सिंपल डिसोल्यूशन मतलब क्या? सब कुछ अच्छा, मतलब हमारे पास इतने पैसे आए कि सबको पैसे दे दिए, तो भी पैसे हमारे पास, कोई टेंशन नहीं, ये सिंपल वाला डिसोल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ओके। सपोज ये 3 पार्टनर में से ये एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बोले तो हम डूब गए, हाँ डूब गए, नहीं मोहब्बत में नहीं रे, ढोकलो कर्जों में,
लोन में डूब गए, ठीक है। तो ये भाई इंसॉल्वेंट हो चुका है, लोन में डूब चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी कैसी होती है, याद है किसी को? पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी कैसी होती है? यस यस यस, अनलिमिटेड तो सही है, लेकिन तीन नाम आने चाहिए इन पार्टनरशिप फर्म। क्या बात है, क्या बात है। पार्टनर्स लायबिलिटी इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। ओके, जॉइंट लायबिलिटी का मतलब क्या? देखो सपोज बिजनेस के सब एसेट्स हमने बेच दिए, ठीक है, एसेट बेच के 6 लाख रुपए आए, डन। लेकिन बिजनेस का टोटल लोन आउटसाइडर को देना है 9 लाख रुपीस। अब क्या करे भाई, 9 लाख रुपए में से 6 लाख तो एसेट बेच के दे दिए, 3 लाख रुपए कम पड़ रहे। अब क्या करे? अरे भाई तीनों पार्टनर लेके आओ ना घर से पैसा। तीनों पार्टनर को बोला गया कि 1-1 लाख रुपए लेके आओ। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट है, राइट। इसका मतलब सबको पैसा लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये जो है पहला पार्टनर, इसका नाम है दुखीराम। दुखीराम क्यों? अरे यार इसका दुख समझ सकते हो ना आप, डूब चुका है भाई, कर्जे बहुत हो चुके हैं। इसने उसकी सब प्रॉपर्टी बेच दिया, घर बार बेच दिया, फिर भी 1 लाख रुपए नहीं मिले। इससे रिकवर हुए सिर्फ 50,000 रुपीज। ओके, अब जिसका देना था बिजनेस को, बाहर वालों को देना था ना, उनको बोल दिया एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जान दो पैसे भूल जाओ। नहीं चलेगा भाई, फिर कौन लाएगा पैसा? ये जो 2 सॉल्वेंट पार्टनर है ना बाकी के, ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर मिलके पैसा लाएंगे। इसे बोलते हैं सेवरल लायबिलिटी। जॉइंट मतलब क्या? ऑल पार्टनर्स हैव टू ब्रिंग द अमाउंट फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेवरल मतलब क्या? इन केस कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसकी डेफिशिएंसी मतलब जितने पैसे वो नहीं ला सका, जितने पैसे शॉर्टफॉल है, वो बाकी के पार्टनर लाएंगे। उसे बोलते हैं सेवरल लायबिलिटी। और अनलिमिटेड बोले तो यही ना कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसकी ज्वेलरी है, या फिर और कोई प्रॉपर्टी है, वो भी बेचना पड़ेगा उसको, लेकिन बिजनेस के पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए पार्टनर की लायबिलिटी थी जॉइंट, सेवरल और अनलिमिटेड। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल डिसोल्यूशन मतलब क्या? नाम जैसा सिंपल, कि हम सब एसेट बेचेंगे और हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम आउटसाइडर को सबको पैसे दे देंगे, पार्टनर का लोन भी दे देंगे, और पार्टनर के कैपिटल में कुछ कम भी आया तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर तो घर के, उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ओनर है ना वो। बच्चों कोई भी बिजनेस हो, लॉस हुआ तो कौन फेस करता है? ऑफ कोर्स ओनर। तो ओनर है तो इनको लॉस बियर करना ही करना है, ठीक है। ये सिंपल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट वाला टाइप होता है डिसोल्यूशन का वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। ओके, मल्टीपल पार्टनर थे, उसमें से कोई तो भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में बाकी लोगों को पैसा लाना पड़ता है, ठीक है। और वर्स्ट सिचुएशन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, सब के सब इंसॉल्वेंट हो गए। हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, ऐसा सब के सब एक दूसरे को लेके डूब गए, सब इंसॉल्वेंट हो गए। तो ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पैसे अगर खत्म हो गए, तीनों के पैसे खत्म हो गए, सब के सब पार्टनर, तो हाथ ऊपर भाई, इसके आगे कुछ नहीं दे सकते। ये डायरेक्ट डेफिशिएंसी बोलते हैं उसे, जो पैसा कम पड़ा हो डेफिशिएंसी, शॉर्टफॉल, भूल जाओ। सामने वाले को बोलना पड़ता है, थर्ड पार्टी को, भूल जाओ भाई, पैसे नहीं मिल सकते, अब कहां से लाएंगे, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हो मैराथन बैच में हमारा फोकस एग्जाम पे होता है, एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे होता है। तो एग्जाम में आपको एक्सपेक्टेड क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? यस, एग्जाम में आइदर सिंपल या फिर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट मैक्सिमम, लेकिन ऑल पार्टनर का तो कोई संबंध नहीं, ठीक है। और मैं तो बोलता हूं 90% वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का भी कोई संबंध नहीं, सिंपल वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, सिंपल डिसोल्यूशन, ठीक है। अब डिसोल्यूशन पूछा मतलब इसमें एग्जैक्टली सर हमें क्या करना पड़ता है? स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया तो वी हैव टू प्रिपेयर आइदर जर्नल, एक तो हमें पूछी जाती है जर्नल एंट्रीज, ओके, या फिर पूछा जाता है लेजर्स, दोनों में से एक। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जर्नल एंट्रीज या फिर लेजर्स। अगर लेजर पूछा तो बहुत अच्छी बात। क्यों? लेजर पूछा तो सिर्फ लेजर बनाना पड़ता है, लेकिन अगर जर्नल पूछा तो लेजर भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि लेजर के सिवा जर्नल कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो क्वेश्चन में आपको जब सिखाऊंगा, पहला ही क्वेश्चन, तब आपको ध्यान में आ जाएगा, ओके।
90% ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जर्नल में जो बिना लेजर के हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट जर्नल नहीं हो सकता जब तक आप लेजर नहीं बनाते। तो अगर आपको लेजर पूछ लिया तो शुक्रिया अदा कर दो भैया, अच्छी बात हो गई, ठीक है। अगर लेजर पूछा या फिर ड्रॉ करना पड़ा तो उसमें कौन से लेजर्स आते हैं? सबसे पहले होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज का मतलब क्या? बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जो भी एसेट बेच दिए, लायबिलिटीज पे कर दिए, जो भी है वो सब कुछ रियलाइजेशन में आता है, ठीक है। रियलाइजेशन के बाद सेकेंड अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उतने कॉलम ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, सो ऑन, 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा इतना ही आ सकता है। और तीसरा बैलेंस शीट। नहीं, बैलेंस शीट तो बच्चों यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। तो कैसे खत्म कर रहे हैं? अरे बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बैलेंस शीट का क्या करेंगे? सब एसेट बेच देंगे, सब लायबिलिटी पे कर देंगे, तो बैलेंस शीट खाली हो जाएगी ना। तो बैलेंस शीट खाली करनी है हमें, एम्प्टी करनी है, तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। बिजनेस में मतलब आपको कैश या बैंक जो भी दिया रहा अकाउंट, कैश या फिर बैंक क्वेश्चन में दिया रहा, वो अकाउंट हमें ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होता है। ये जस्ट था ट्रेलर आई होप पसंद आया होगा। पिक्चर में और भी मजा आएगा बच्चों। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, 10 मार्क के लिए एकदम मस्त टॉपिक है। और 10 मतलब हार्डली 15 मिनट में आपको 10 मार्क मिल सकते हैं, ऐसे वाला टॉपिक है, ओके। तो स्टूडेंट्स चलो अब डायरेक्टली मुद्दे की बात, सीधी बात। क्या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, जिसके लिए हमें मैराथन बैच स्पेशल स्टार्ट की हुई है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मार्च 2020 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। देखो, आदेश एंड संदेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओके, सो 2 लोग जिनका नाम आदेश संदेश ये बिजनेस कर रहे थे 3:2 रेशियो में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वॉज एज अंडर। और ये बैलेंस शीट प्रोवाइड की हुई है 31 मार्च 16 की, ठीक है। आगे, ऑन द अबव डेट फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। जैसे ही फर्स्ट मतलब एग्जैक्टली बैलेंस शीट के नीचे आप रीड करोगे ना, तो आपको ये नाम मिल जाएगा डिसॉल्व, और ये नाम देख के ही आपको समझना है कि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो ठीक है, मैं डिसोल्यूशन सिखा ही रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 डिसोल्यूशन 10 मार्क के लिए, ओके। और इसका ऑप्शन के लिए जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा 10 मार्क के लिए, इसमें लिमिटेड स्टडी है, ठीक है। एसेट्स वर रियलाइज वगैरह वगैरह बहुत कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। और लास्ट में पूछा हुआ है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओके बच्चों, तो जो हुक्म उन्होंने जो दिया हुआ है वो फॉर्मेट वगैरह फटाफट से रेडी कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि हमें क्या क्या करना होता है, ओके। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अरे लिखो मेरे साथ जल्दी जल्दी। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, यहां पे डेट या फिर सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स। जर्नल में होता है LF, लेजर में होता है JF। डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। आई होप जर्नल का फॉर्मेट याद होगा, नहीं होगा तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं फिर, ओके। नहीं मैं क्यों बुरा, भाई आप बुरे होगे, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री ड्रॉ कर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि बिना लेजर के जर्नल कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूं, पहले लेजर फिर जर्नल, ठीक है। लेजर में ड्रॉ मैंने करने को बोला है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो ड्रॉ दिस फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज फॉर्मेट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, पार्टनर्स का नाम क्या क्या था? आदेश संदेश, आदेश संदेश। अब क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया है, बैंक अकाउंट, वो देखना ही भूल गए। देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में दिया है कैश एट बैंक, सो ड्रॉ कर लो बैंक अकाउंट। सर कैश एट बैंक लिखा तो, अरे लिखो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट लिखो, या फिर सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा तो भी ओके।
नेक्स्ट, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली कर लो। क्या बात कर रहे हो सर, एडजस्टमेंट तो देखो, अरे नहीं नहीं एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, पूरी बैलेंस शीट डायरेक्ट छाप लो, खाली कर दो, ठीक है सर। वो कैसे करते हैं बच्चों, रियलाइजेशन के डेबिट में सब के सब एसेट ट्रांसफर कर दो। व्हाट आई एम सेइंग, रियलाइजेशन के डेबिट में सब के सब एसेट ट्रांसफर कर दो, सब, कैश छोड़ के, कैश या बैंक जो रहेगा वो छोड़ के, क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट है ना। ओके सो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक कितना है 5000, तो हमने बैंक अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है, तो बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। चलो फटाफट से रफ्तार मेंटेन रखो, स्टार्टिंग से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे नहीं इसमें दो कॉलम नहीं लगते, $5000, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड, बच्चों मैंने बोला ना बाकी सब एसेट कहां पे जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में, तो फटाफट नाम लिख लेता हूं मैं, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर। ओके, चारों के चारों एसेट का नाम लिख लिया। अरे अमाउंट भी लिखने बच्चों, लेकिन याद नहीं रहता ना सब कुछ, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिख लिया पहले। अब अमाउंट 21, 12, 4, 15, 21, 12, 4, 15, आउटर में 21, 12, 4000 एंड 15000, ये आउटर में आएगा बच्चों डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मैंने क्या किया, एसेट वाले सब के सब रियलाइजेशन के डेबिट में लिख लिया, बस बैंक का सेपरेट अकाउंट था ना इसलिए उसके डेबिट में लिख दिया, उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड का क्या करे सर, आपने तो पूरी बैलेंस शीट खाली करने को बोला है, लायबिलिटी साइड छाप दो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पूरी। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट तो है ना सेपरेट हमारे पास, यस कैपिटल अकाउंट है। अल्लाह, तो इस क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट भी है। अब क्या करें, करंट अकाउंट भी ड्रॉ करो, क्या करें मतलब कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो मैं भी अकाउंट ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने भी नहीं किया हुआ, फटाफट से। आप थोड़ा नीचे हो जाओ कैश वालों, मैं अकाउंट ड्रॉ करना है। ओके तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अरे ये ड्रॉ कर लिया, फिर याद आया इसके बैलेंसेस तो ट्रांसफर करो फटाफट से। कैपिटल के क्रेडिट में आदेश और संदेश 20,000 और 14,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड 14,000, ठीक है। क्रेडिट में क्यों लिखे सर, अरे लाइबिलिटी के ना बच्चों, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट ही होता है, ठीक है। करंट अकाउंट सेम, आदेश और संदेश कितना है 3,000 एंड 2,000, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
3000, 2000. नेक्स्ट और क्या आगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. बच्चों दोनों लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में. मैंने तो सबके सब बोले थे, बस कैपिटल अकाउंट सेपरेट होता है ना, उसलिए उसके बैलेंस रिस्पेक्टिव अकाउंट में, बाकी सब लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में. क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 15,000, 3,000 बाय क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 and 3,000. ओके बच्चों, मैंने सिर्फ एक वर्ड रीड कर लिया बैलेंस शीट के नीचे वाला, क्या था वो, डिसॉल्व्ड. अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड. और बस ये नाम पढ़ के मैंने डिसाइड कर लिया 3 अकाउंट लगेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल या करंट जो भी रहेगा अलग अलग, और कैश या बैंक अकाउंट. ठीक है. और मैंने क्या किया, ये बैलेंस शीट पूरी खाली कर दी. कैसे खाली की, बैलेंस शीट के सब एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में गए और लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में. बस कौन सी एसेट लायबिलिटीज नहीं गई, जिनके सेपरेट अकाउंट है, फिर वो कैश का हो या कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो. समझे? आई होप यहां तक क्लियर है. अगर यहां तक क्लियर है तो आगे जाने में डेफिनेटली इजी हो जाएगा. ठीक है. देखो आगे क्या दिया हुआ है, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज. एसेट्स रियलाइज होना मतलब क्या, सेल होना. और एसेट सेल करने के बाद क्या मिलता है हमें, ऑफकोर्स पैसा, कैश मिलती है. राइट. सो फर्नीचर, स्टॉक, देखो कौन से नाम दिए हैं, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स पेबल, डेटर्स, चारों के चारों एसेट रियलाइज हो गए. बच्चों अभी एसेट कहां पे लिखा हमने, रियलाइजेशन के, यस, डेबिट में. अब रियलाइज हो रहे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में. और आने वाला क्या है, पैसा. तो कैश नहीं, बैंक दिया ना इसमें, तो बाय बैंक अकाउंट. तो चारों के नाम, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बाय बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, अंडरलाइन, फर्नीचर, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड मतलब डेटर्स और बिल्स पेबल, सॉरी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स. ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे, वो इस सबसे ठीक से अमाउंट लिखना. फर्नीचर 12,000 और स्टॉक 18,000. इनर में हेडिंग है ना बच्चों, इसको हेडिंग बाय बैंक और उसके अंडर लिख रहे हैं हम. और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट, डेटर्स है अला कितने, वो 9,500 है बच्चों. हाँ, वो गलती से मिस्टेक हो गई हो, 9,500 है. सो डेटर्स 9,500 और बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, 2,500. बच्चों स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में कितने थे डेटर्स, 12,000 थे ना. अरे सर कैसे, आपने बैलेंस शीट दिखाओ तो सही, ऊपर है ना सर. अरे इधर देखो ना, ढोकलो डेबिट साइड में डेटर्स देखा क्या, 12,000. तो 12,000 के बदले 95,000 तो नहीं मिल सकते ना. समझ जाओ, ये 2.5 ही होगा. टोटल लेना पड़ेगा इसका, 12 + 18 30, 30 + 9 39 और 2 41, ऊपर का एक 42,000. रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम, तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम 42,000 बैंक अकाउंट के डेबिट में. टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000. ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड या फिर एसेट सोल्ड. उन्होंने ट्रांजैक्शन में रियलाइज दिया, हमने भी रियलाइज लिख दिया. ओके. आगे नेक्स्ट, आदेश एग्रीड टू डिस्चार्ज द बिल्स पेबल. बिल्स पेबल, मुझे पहले तो ये सवाल है बिल्स पेबल है कहां पे. अभी तो क्रेडिट में है. ओके. रियलाइजेशन आप देख रहे हो, आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको बिल्स पेबल दिख रहा है. कितना है वो, 3,000. एक्चुअली उसको पैसे दे देना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने क्या बोला, आदेश एग्रीड टू टेक बिल्स पेबल. बच्चों बिल्स पेबल खत्म हो रहा है, ये बात तो है ना. बिल्स पेबल है कहां पे, क्रेडिट में. अब लिखेंगे डेबिट में. कौन लेकर गया, आदेश.
तो आदेश भाई का नाम, आदेश करंट अकाउंट। ये मत भूलो बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन है सब करंट अकाउंट में आते हैं ना, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते हो आप, करंट अकाउंट दिया है इस क्वेश्चन में, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। ये क्या मैटर है भाई, बिल्स पेबल का मैटर है। अमाउंट इज 3000, ठीक है। रियलाइजेशन के डेबिट में आदेश का नाम, तो आदेश के करंट अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, बिल्स पेएबल है ना वो, 3000 अमाउंट है, आदेश के कॉलम में लिखेंगे। सिंपल है बच्चों, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाओ, हर चीज के 2 इफेक्ट देते जाओ, डेफिनेटली टैली होगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड अंडर 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स वर पेड मतलब क्रेडिटर्स को पेड कर दिया ना। क्रेडिटर्स कहां पे लिखा है हमने फिलहाल, यस देख रहे हो ना आप टॉप में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और उन्होंने क्या बोला, वर पेड एट 5% डिस्काउंट, मतलब 5% डिस्काउंट पे कर दो। पे करना है ना, रियलाइजेशन देखो पे करना है, बिल्स पे क्रेडिटर से क्रेडिट में, अब पे किया तो लिखेंगे डेबिट में, और नाम क्या लिखूं, टू, यस टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे किया ना हमने, ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर्स का नाम, अमाउंट 15,000 ना, यस यस वेरी नाइस बच्चों, 15,000 पे 5% डिस्काउंट लेस करना है। 15,000 का 10% 1500 का हाफ 750, 15,000 में से 750 माइनस करो, 14,250। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम है तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम बाय बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम, $14,250 क्रेडिटर्स ना, $14,250। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्सपेंस के लिए एक ही तो अकाउंट है यार, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में नाम क्या लिखो, टू, अरे नहीं ना, एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते आएगा, क्या जाएगा हमसे, यहां पे लिखो टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो लगे तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही रियलाइजेशन का नाम लिखोगे तो कैसे चलेगा भाई। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 है, और रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, अमाउंट इज 3,000। नेक्स्ट, हो गया क्वेश्चन, हो गया यहां तक का पार्ट, एडजस्टमेंट सब हो गए, ओके। अब ये होने के बाद भी एक बार देख लो बच्चों, लायबिलिटी ऐसी कुछ हुई क्या जिसका पेमेंट नहीं किया, नहीं सर, 2 ही लायबिलिटी थे, क्रेडिटर्स उसको भी कैश दे दिया, और बिल्स पेबल था तो आदेश लेकर गया, मतलब सबका हिसाब लग गया ना, जितने भी थे सबका हिसाब लग गया, डन हो गया सब कुछ। अब क्या करना है, अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। तो लेकिन हमें पूछा हुआ तो जर्नल है, अरे हाँ जर्नल पे भी जाते हैं बच्चों, वेट पहले पूरा लेजर समझ लो। यस, डेबिट वालों की टोटल, आप किस स्पीड से जाएंगे तो टाइम लग जाएगा,
नहीं वो पता है मुझे, आप भी अब कैलसी वाले हो चुके हो, लेकिन मैं ही टोटल ले रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस, डेबिट वाली टोटल ले रहा हूँ मैं। 21,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 14,250, ये टोटल आई 69,250। अरे नहीं, और भी है, सॉरी, नीचे भी एक आइटम है 3,000 वाला। हाँ, 72,250 डेबिट की टोटल, 72,250। क्रेडिट वाली टोटल ली किसी ने? 60,000 आ रही क्या? ओके, तो देख लो बच्चों, डेबिट वाली टोटल ज़्यादा आ रही है ना, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो दोनों साइड में लिखेंगे 72,250, 72,250, 72,250 दोनों साइड में लिख देंगे। ओके, अब क्रेडिट में कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 60,000 तो उसमें से गए, 12,250, 12,250। बच्चों ये प्रॉफिट है या लॉस? डेफिनेटली लॉस है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना बच्चों, राइट? मतलब डेबिट ज्यादा, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, इसलिए तो बिजनेस बंद किया होगा ना, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्चुअली बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है? पार्टनर्स करंट अकाउंट आदेश, और दूसरा संदेश। यस, क्या संदेश लाया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका? ऊपर देखो, रेड में मार्क किया मैंने, 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,250। चलो फटाफट से 12,250 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 5 1 5, 5 2 10, ये हो गए 22, 5 4 20, 25, 2450 है ना ये, तो 2450 इंटू 3, 24 इंटू 3, 72 ना, तो ये 7,350, और 2450 इंटू 2, 4,900। ओके, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आदेश के सामने 7,350। मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो, सॉल्व करते जाओ। आदमी को पहले पूछ भी थी, बंदर थे ना, पूछ थी, यूज नहीं की तो पूछ गायब हो गई। फिलहाल आप दिमाग यूज नहीं कर रहे, सोच लो क्या हो सकता है आगे। रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स करंट के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7350, रियलाइजेशन अकाउंट 73504900, ये है लॉस। ओके, चलो अब क्लोज करते हैं अकाउंट। पार्टनर्स का अकाउंट, डेबिट की टोटल 7350 मैंने ले ली, क्रेडिट की आप ले लो, कितनी आई आदेश की टोटल? 6,000। अला ओरली ले ली, खतरनाक। आप तो एबेकस कोर्स तो नहीं किया आपने, एकदम फास्ट बन गया आप तो एकदम। 7350, 7350 दोनों साइड में लिख दिया, डिफरेंस आ रहा है 1350। उसके बाद करंट अकाउंट में यहाँ पे आदेश संदेश के इसमें भी डेबिट वाली टोटल ज़्यादा है, 4,900 दोनों साइड में, 2,900। ये कहाँ पे ट्रांसफर किया जाए? बोलो बच्चों, कहाँ पे ट्रांसफर किया जाए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बच्चों करंट अकाउंट क्लोज हो रहा है, अभी पूरा बिजनेस क्लोज हो रहा है ना, तो करंट अकाउंट जितना भी बैलेंस रहेगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अगर करंट अकाउंट के क्रेडिट में कैपिटल का नाम, कैपिटल के डेबिट में करंट का नाम, पार्टनर्स करंट अकाउंट, वन 13502900, 13502900। अब क्या करें सर?
अरे कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर दो ना यार, सीधी सीधी बात है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है दोनों साइड में। यस, आदेश में टोटल 20,000 दोनों साइड में लिखेंगे, बढ़िए। 20 में से 1350 गए, कितने आएंगे निकालो जल्दी। यस, निकाला, कितने आए? 18,650, ठीक है। और यहाँ पे 14 में से 2,900 गए, 11,100। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर करें? कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होता है कैश या बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख के रखो बच्चों बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिख के रखो बैलेंसिंग फिगर। मतलब आप जब देखोगे तो आपको समझेगा कि ये क्या किया हमने, क्लोज किया अकाउंट और जो भी बैलेंस था बैंक में ट्रांसफर किया। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैंक का नाम है बच्चों, बैंक के क्रेडिट में पार्टनर्स के नाम तो बनता है ना यार, दोनों के नाम आदेश संदेश। बैंक के क्रेडिट में बाय आदेश कैपिटल अकाउंट, बाय संदेश कैपिटल अकाउंट। कितना था? 18,650 और 11,100, राइट। चेक कर लेते भाई, देख लो भाई, 18,650 और 11,100। हाँ, अब लेते हैं टोटल। आप डेबिट की लोगे या क्रेडिट की? अरे मतलब मैं आज ने आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, आप कौन सी लेने वाले हो, ठीक है। क्रेडिट की चलो मैं भी नहीं लेता, कैलसी जिंदाबाद, कैलकुलेटर जी आप सामने आ जाइए। यस, 40,250 प्लस 3,000 प्लस 18,650 प्लस 11,100 एंड द टोटल इज 47,000। क्या बात है, टैली हो गया, मेरा अकाउंट टैली हो गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अभी तो शुरू होगा रे। जर्नल पूछा है उन्होंने, हमने ना अब तक जर्नल को टच भी नहीं किया। आपको लगा सर इतने टाइम से ले रहे, चलो अब तो लेक्चर खत्म हो गया होगा। अरे नहीं नहीं, पहला पहला लेक्चर है, ऐसा क्या कर रहे हो? पहली मुलाकात है, स्पेशल होनी चाहिए ना। अरे टॉपिक के साथ किधर खो गए ख्यालों में। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट आपको वापस एक बार याद दिला दूं हमने क्या क्या किया। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये आंसर दिखा रहा हूं, एक एक आइटम ठीक से देख लो आपने बराबर लिखा है क्या नहीं। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ किया, जिसमें सबके सब एसेट हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किए, ओके। और लायबिलिटीज जो भी थी क्रेडिटर्स में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दी। बस एक ध्यान रखा, अगर हमने सेपरेट अकाउंट ड्रॉ किए हुए तो उसके बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या किया, जैसे जैसे उन्होंने एडजस्टमेंट दिया था, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला था उन्होंने, एसेट्स आर रियलाइज, एसेट्स रियलाइज हो गए। तो एसेट्स कहाँ पे लिखे थे हमने, सबके सब रियलाइजेशन के डेबिट में, राइट। और अब हो गए वो रियलाइज, रियलाइज हुए तो हमने लिख दिया क्रेडिट में। ये देखो यहाँ पे बस नाम क्या लिखा, बाय बैंक, क्योंकि रियलाइज मतलब क्या, सेल हुआ, सेल हुआ तो पैसा आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक, तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन, सिंपल। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने बोला कि बिल्स पेबल नाम की जो लायबिलिटी है वो आदेश डिस्चार्ज करेगा, मतलब आदेश पेमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो बिल्स पेबल है कहाँ पे, क्रेडिटर्स में, पे करने वाला कौन है, आदेश, इसलिए डेबिट में नाम लिख दिया आदेश करंट अकाउंट। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में आदेश है तो आदेश के क्रेडिट में करंट अकाउंट आ गया, सॉरी आदेश करंट अकाउंट के क्रेडिट में भी रियलाइजेशन आ गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स का उन्होंने बोला हुआ है 5% डिस्काउंट के साथ पे करो, पे करना है ना। देखो क्रेडिटर्स है कहाँ पे, क्रेडिट में, पे किया तो डेबिट में, और हमने पूरा अमाउंट नहीं पेड किया, 5% लेस, क्यों, उन्होंने बोला था 5% डिस्काउंट है, ठीक है। लेकिन पे किया तो हमसे क्या जाएगा, बैंक, इसलिए हमने बैंक के क्रेडिट में लिखा। नेक्स्ट, लास्ट था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। बच्चों कोई भी एक्सपेंस रहा तो रियलाइजेशन के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन एक्सपेंसेस पे करने हैं ना तो बैंक के क्रेडिट में, बैंक के क्रेडिट में, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस पेड किए, कैश जा रहा है। ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया। जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया तो
अगर आप देखो इसमें ये आ गया लॉस, लॉस हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लॉस क्रेडिट में था ना, तो इसका इफेक्ट डेबिट में जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लॉस आ गया जो भी था। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज किया, करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंस आया वो कैपिटल अकाउंट में गया, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट हमने एंड में क्लोज किया और उसके जो भी बैलेंसिंग फिगर थे वो आ गए कैश या बैंक में, अपोजिट साइड में बच्चों। इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है, डेबिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर, क्रेडिट में आया तो डेबिट में ट्रांसफर, ठीक है, अपोजिट साइड में। बस इसी के साथ कैश एट बैंक जो था वो उसका टोटल लिया जो टैली हो गया। ओके, ये हमने जो किया इतना ही करना होता है अगर हमें क्वेश्चन में लेजर पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर इन एडिशन टू लेजर, अगर सॉरी इन एडिशन टू नहीं, सिर्फ जर्नल अगर पूछा तो जर्नल में, हाँ, तो जर्नल में क्या करना है हमें जर्नल अगर पूछा तो सिर्फ जर्नल बनाओ, लेकिन एक अकाउंट लगेगा, एक अकाउंट लगेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर रियलाइजेशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते आएगा। समझ रहे हो यहां पे कैसे लॉस आया हुआ है? अगर ये लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा जर्नल कंप्लीट नहीं होगा। ये लॉस कैलकुलेट करने के लिए, बस ये लॉस, ये अमाउंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है। रफ में ही सही, रफ ड्रॉ करो, फॉर्मेट मत अच्छे से बनाओ, आप सिर्फ टिप ड्रॉ कर लो, सॉल्व करो, लेकिन प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जर्नल कंप्लीट नहीं होता विदाउट दिस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब हमने जो किया ना बच्चों लेजर में, वही सब जर्नल में करना है, लेकिन ऑफ कोर्स लिखने का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट थोड़ा अलग है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस शीट में सबके सब एसेट कहां पे ट्रांसफर कर दिए? रियलाइजेशन के डेबिट में। तो एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट दिया, क्रेडिट, रियलाइजेशन के डेबिट में हम लिखे सबके सब एसेट, तो रियलाइजेशन को डेबिट दिया, क्रेडिट। यस बच्चों, डेबिट, फटाफट लिखो। यहां पे सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहां पे डेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही दिन का होता है सब कुछ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी एसेट ट्रांसफर किए सबके नाम। अब देखो इसमें ऑब्वियसली कैश एट बैंक हमने ट्रांसफर नहीं किया, बाकी तो सब करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, फटाफट। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर। हाँ भाई, इसमें अकाउंट लगा दो क्योंकि डेबिट क्रेडिट में अकाउंट होता है ना, इसमें अकाउंट लगा दो नाम के आगे। अब इसके वैल्यूज क्या क्या थे? स्टॉक 21 12 4 15, 21 12। बच्चों ये थोड़ा सा मैं गियर बदल रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, अगर आपको लग रहा है नहीं समझा तो पूछ लेना, लेकिन क्योंकि हमारा जर्नल लेजर हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, ठीक है। बिंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं कि हमने डेबिट साइड को ट्रांसफर किए। क्यों? अरे एंट्री से ही समझ रहा है ना रियलाइजेशन को डेबिट किया, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में ही ट्रांसफर हुआ है। बस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ बच्चों, इन चारों की टोटल क्या आएगी? नहीं याद? चलो भाई यहाँ पे देखते हैं। नहीं, यहाँ पे टोटल ली नहीं थी हमने। देखो कितना है, 21 + 12 33 में 4 37 52। ठीक है, चलो इसके बाद क्या किया था बच्चों हमने? नेक्स्ट स्टेप बोलो जल्दी। लायबिलिटीज ट्रांसफर किए थे कहां पे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सर ये कैश एट बैंक का क्या करेंगे फिर? अरे बच्चों, कैश एट बैंक के केस में हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट के डेबिट में बस ओपनिंग बैलेंस लिख दिया था, राइट ना, बैंक बैलेंस के डेबिट में। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखा तो उसकी कोई अलग एंट्री नहीं होती, मतलब जो जो ओपनिंग बैलेंस लिखे हमने, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये तीनों के सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखे ना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखे थे।
मतलब रियलाइजेशन को एंट्री में क्रेडिट देना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज को डेबिट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट। हाँ, वैसे भी एक याद रखने का तरीका और दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, हमें पता है ना कि क्रेडिट लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? अरे क्रेडिट तो होता है, लेकिन हमें खत्म करने ना लायबिलिटी, इसलिए हमने डेबिट दिया। समझ रहे हो? बिजनेस क्लोज करना है, वाइंड अप, शटर बंद, इसलिए हमने डेबिट दिया। ऐसा भी याद रख सकते हो आप। क्रेडिटर्स 15,000 और बिल्स पेबल 3,000। being liabilities transferred to realization account. नेक्स्ट, इसके बाद क्या था यार? इसके बाद अच्छा एडजस्टमेंट स्टार्ट किए थे ना हमने, पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया, फिर एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एसेट्स वर रियलाइज, एसेट बेच दिए। एसेट थे कहां पे? रियलाइजेशन के डेबिट में। बेचे तो लिखा कहां पे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, राइट? रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब एंट्री में रियलाइजेशन को क्रेडिट। और हाँ, बेचने के बाद पैसा आएगा, इसलिए बैंक को डेबिट, बैंक के डेबिट में। नरेशन क्या? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। सबके सब एसेट्स रियलाइज हो गए। सर अगर यहां पे एक ही एडजस्टमेंट रियलाइज हुआ होगा तो, एक ही एसेट हुआ होगा तो उसका नाम लिख दो भाई, बीइंग फर्नीचर रियलाइज, बीइंग डेटर्स रियलाइज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? सबकी टोटल कितनी थी? ये रही, यस 42,000, सबके सब एसेट्स की। तो 42,000। या फिर अगर आपको मतलब समझने के लिए भी सिंपल है बच्चों, एसेट बेच रहे तो पैसे आएंगे ना, पैसे आएंगे तो बैंक को डेबिट, बैंक इज रिसीवर, और दूसरे साइड में बचा तो रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? आदेश एग्रीड टू डिस्चार्ज द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पे करने के लिए तैयार है। कौन तैयार है? आदेश, ठीक है? बिल्स पेबल ये लायबिलिटी है, वो तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में, राइट? अब पे कर रहे हो, बिल्स पेबल कहां पे है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब पे कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा डेबिट में। इट मींस एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट आएगा, रियलाइजेशन को डेबिट आएगा। और पे करने वाला कौन भाई है? आदेश। तो आदेश करंट अकाउंट को क्रेडिट, आदेश करंट अकाउंट। बिल्स पेबल थे 3,000 के, बीइंग बिल्स पेबल डिस्चार्ज बाय आदेश, डिस्चार्ज बाय आदेश। जैसे दिया वैसे छापो यार, टेंशन मत लो। सर हमने अलग कुछ लिखा तो चलता है, लेकिन क्यों यूज कर रहे हो ना दिमाग? उन्होंने बोला डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज, उन्होंने बोला पे तो पे। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड अंडर डिस्काउंट 5%, ठीक है? क्रेडिटर्स हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए, कहां पे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। पे किया तो कहां पे लिखेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में, तो रियलाइजेशन को डेबिट आएगा। और हमसे क्या जा रहा है? पैसा पैसा पैसा, यस, अपना सपना मनी 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 जा रहा है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हाँ, यहाँ पे 5% डिस्काउंट है ना बच्चों,
तो 14,250 अमाउंट था, राइट? 14,250 बिंग, या बिंग क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड, sundry creditors paid at 5% discount. डिस्काउंट पेड बोलो, डिस्चार्ज बोलो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, आगे क्या है? लास्ट वाला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए, पेड किया तो पैसा आएगा, जाएगा? जाएगा तो बैंक को क्रेडिट आएगा रे, बैंक अकाउंट। और रियलाइजेशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसे डेबिट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 है ना? ओके, बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अरे ऊपर गया तो देखा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। सर अगर यही करना था, इतना इतना जर्नल पूछा था, 6 एंट्री के लिए इतना घुमा के लाए सर आप। अरे नहीं बच्चों, इसके अलावा भी एंट्री है। काम उनका खत्म हुआ है, अपना नहीं। हमें और भी कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है। अब किस चीज की जर्नल एंट्री बाकी है? जस्ट अ सेकेंड, अब तो सप्लीमेंट लगेंगे भाई मुझे भी। ओके, चलो सप्लीमेंट रेडी। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था आपसे इस चीज के बारे में, और भी कुछ एडिशनल एंट्री आने वाली है। कौन सी एंट्री? बच्चों ये सब करने के बाद हमने क्या किया था? क्वेश्चन होने के बाद कौन सा अकाउंट क्लोज किया था सबसे पहले? रियलाइजेशन। उसमें प्रॉफिट आया था, लॉस आया था? लॉस। लॉस मतलब रियलाइजेशन के कौन से साइड में लिखा है? क्रेडिट में। तो एंट्री में रियलाइजेशन को क्रेडिट आएगा। अरे रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ना बच्चों, मतलब एंट्री में रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो डेबिट किसको दे? डेबिट किसको दे? एग्जैक्टली पार्टनर्स को, आदेश और संदेश से लिखो। नेक्स्ट एंट्री, आदेश करंट अकाउंट, संदेश करंट अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिंग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? यस, बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितना था वो अमाउंट? 7350 और 4900। 7350 4900। अरे यार इसकी वापस टोटल लेनी पड़ेंगी। नहीं बच्चों, उतने भी कष्ट नहीं उठाने। वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आउटसाइड में, टोटल 12,250, 12,250। और बस ये एक एंट्री के लिए इतना घुमाया? अरे नहीं बच्चों, ये तो था ही, ये तो समझ गया ना आपको, इसके लिए जर्नल की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हमने कौन सा अकाउंट क्लोज किया? पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के कौन से साइड में बैलेंसिंग फिगर आया?
क्रेडिट में, मतलब एंट्री में करंट अकाउंट को क्रेडिट देंगे और बैलेंस कहां पे ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल में, तो कैपिटल को देंगे डेबिट। तो सर ऐसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे, नहीं नहीं बच्चों, नाम लिखने पड़ेंगे दोनों के। तो आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, आदेश करंट अकाउंट, टू संदेश करंट अकाउंट। सर आपने तो टॉपिक स्टार्ट होने से सबसे पहले ही अफवाह फैला दी थी कि ये इजी वाला टॉपिक है। कौन से एंगल से इजी लग रहा है सर आपको? लिखो, नरेशन लिखो। कौन सी ओके ओके, बता दो देखो बच्चों, ये वाली एंट्री कैसे आई, ये आपने पूछा हुआ है ना डाउट, लास्ट वाली एंट्री, तो वापस बता रहा हूं, ध्यान दो। देखो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज किया, ठीक है। करंट अकाउंट क्लोज करते हुए एक ही बात दिमाग में रखनी है, करंट अकाउंट में जहां पे भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। और ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है कि ट्रांसफर होते टाइम अपोजिट साइड में होता है, राइट। तो यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट जब क्लोज किया तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, राइट। ये दोनों भी क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, तो एंट्री में हमें करंट अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये हमने ट्रांसफर कहां पे किए हैं, देखो ना यहाँ पे नाम लिखा है ना कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट दिया, ठीक है। तो सर यहाँ पे दोनों के नाम कैसे आए? अरे बच्चों दोनों को ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम, तो रिस्पेक्टिव नाम तो दोनों को लिखना पड़ेगा, 1350 और 2900। 1350 2900, अगेन यहाँ पे भी सेम 1350 2900, क्योंकि उन्हीं का करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में गया ना। बीइंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या किया था बच्चों, हमने क्या किया था, कौन सा अकाउंट क्लोज किया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, करंट तो हो गया। कैपिटल के कौन से साइड में कम पड़ रहा है बैलेंस? डेबिट में, मतलब एंट्री में पार्टनर कैपिटल को डेबिट देना पड़ेगा, और हमने कहां पे ट्रांसफर किया, तो बैंक को क्रेडिट आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स मतलब पार्टनर के नाम रे, ये लास्ट वाली एंट्री एकदम फुल एंड फाइनल। मतलब ऐसा लग रहा है सर अभी रुकने नहीं वाले सर, ये फाइनल सच्ची में बताओ लास्ट है क्या? नहीं, क्योंकि आप 25 मिनट से यही बोल रहे सर क्वेश्चन खत्म होने में आया। होता है बच्चों, पहला क्वेश्चन है ना टॉपिक का, होता है ऐसा। तो आदेश और संदेश, इन दोनों का कैपिटल का बैलेंस 18,650 और 11,100। 18,650 और 11,100, दोनों की टोटल 29,750 ना। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, नहीं रुको, मुझे इस पे ये ट्रांजैक्शन देख के ये बताओ कि हमने पार्टनर को पैसे दिए क्या पार्टनर ने घर से पैसे लाए? एग्जैक्टली, बैंक को क्रेडिट है मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है ना सर, तो पार्टनर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ हमने बिजनेस क्लोज किया, सबको पैसा दे दिया, लायबिलिटीज पेड कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी पैसा बचा और पार्टनर को भी दिया। ओके, तो बीइंग कैश
कैश नहीं, बैंक ही लिखते लगे तो बैंक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, नहीं क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट सेटल बोला जाता है शायद इसमें ना, बिंग अकाउंट सेटल, बिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल लिखो, बिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड बाय बैंक, सेटल बाय बैंक। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने सेटल कर दिया बैंक में से पैसा देकर। ओके स्टूडेंट्स, जो पूछा हुआ था जर्नल में आपको वापस दिखा रहा हूं, और इसमें देखो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले एसेट ट्रांसफर कर दी, हाँ तो एंट्री आ गई रियलाइजेशन टू एसेट। फिर हमने लायबिलिटीज ट्रांसफर की क्रेडिट में, तो एंट्री आ गई सब लायबिलिटीज को डेबिट टू रियलाइजेशन। देन एसेट सेल करने के बाद एंट्री आई बैंक अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट। उसके बाद जो बिल्स पेबल एक नाम की लायबिलिटी थी वो आदेश पार्टनर लेकर गया, इसलिए आदेश को दे दिया क्रेडिट और रियलाइजेशन को डेबिट। फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है, बैंक को दे दिया क्रेडिट और रियलाइजेशन में डेबिट। सिक्स्थ एंट्री में आप देखो हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए, पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक को क्रेडिट और एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन को डेबिट। ये 6 के 6 एंट्री ऐसे है ना बच्चों, फर्स्ट वाले 6 एंट्री ये आप बिना लेजर के भी कर सकते हो, समझ रहे हैं, लेजर ड्रॉ नहीं भी किया तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हो, लेकिन 6 के आगे वाला जो है ना वो बिना लेजर के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप लेजर नहीं बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाओगे तो प्रॉफिट या लॉस नहीं समझेगा, अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकोगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे ना, तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, और ये करंट अकाउंट अगर नहीं बनाओगे तो उसके बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल पाओगे, और अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो लास्ट एंट्री जो है कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर बैंक में ट्रांसफर किया वो भी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछ लिया लेजर प्रिपेयर करो तो समझ जाओ आपकी लॉटरी है, क्योंकि लेजर का काम लेजर पे खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया एग्जाम में जर्नल तो समझ जाओ काम बढ़ चुका है, जर्नल तो बनाना ही है लेकिन वो लेजर के बिना कंप्लीट नहीं होने वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने अकाउंट ड्रॉ अगर करने ही पड़ेंगे, हमें जर्नल भी पूछा तो रियलाइजेशन भी करना ही पड़ेगा, कैपिटल भी करना पड़ेगा, करंट अकाउंट भी करना पड़ेगा, एक ही तो बचा कौन सा, कैश अकाउंट, वो भी ड्रॉ कर लो। क्योंकि वो ड्रॉ करने का फायदा क्या है, जब वो टैली होता है, कैश अकाउंट मैच होता है तो हमें फील आता है कैश या बैंक टैली होने के बाद कि यस हमने जो भी किया और राइट किया, तो फील के लिए वो भी ड्रॉ कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी पहली मुलाकात यादगार रहेगी इस टॉपिक के साथ। जल्दी ही मिलते हैं सेकंड मुलाकात के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू केकेसी बच्चों, स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, जोरदार प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।